आप लोग जैसे जानते ही हैं कि नेलिट ने अपने नए पैटर्न की शुरुआत की है। अब हम लोग अपने इस पैटर्न को जहां R5 बोलते थे, अब उसका नाम हो गया है R5.1। R5.1 इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब जो नया पैटर्न है, उस नए पैटर्न में आप लोगों को सारे के सारे 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और इस क्वेश्चंस में आप लोगों को सारे के सारे ऑब्जेक्टिव ही मिलेंगे। एमसीक्यू में कहने का मतलब है। तो आप लोगों को पहले तो ये बता दें कि किस तरीके से ये पैटर्न बना है और कैसे काम करता है। आप लोगों को आज नेलिट की तरफ से दिया गया ये क्वेश्चन पेपर, यानी यूं कह लीजिए सैंपल पेपर भी सॉल्व करा रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि ये जो अब पेपर्स होंगे ये 2 घंटे के होंगे। 2 घंटे में आप लोगों को 100 नंबर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे इनमें 1 नंबर का एक सवाल होगा और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। दूसरी चीज, नेलिट ने इसमें एक चीज और साफ साफ कही है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर हम शुरुआत में देखें कि जब पेपर सॉल्व होता है तो उसमें शुरुआत में इसमें तो नहीं दिया, लेकिन लास्ट वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि उस पर पूरा पूरा मेंशन दिया हुआ है कि कोई नेगेटिव मार्किंग वो नहीं होगी। तो आपको पेपर सारा सॉल्व करना है। एक और चीज, अगर आप पेपर में जो शुरुआती पार्ट होता है, खासकर रोल नंबर्स, नाम या कुछ भी ऐसा कुछ जो कि जैसे बुकलेट नंबर वगैरह रहता है, अगर आप गलत कर देते हैं तो क्योंकि ये कॉपीज हाथ से नहीं चेक होंगी, ओमार पर है तो ओमार मशीन ही चेक करेगी और आपकी कॉपी अगर रिजेक्ट हो जाती है इन कारणों से तो वो फेल माना जाएगा या यूं कहिए कि उसे चेक ही नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को शुरुआती पार्ट को बहुत ध्यान देना है, खासकर जहां आप लोग अपना रोल नंबर्स और बुकलेट नंबर इत्यादि लिखेंगे। तो चलिए हम अब लोग देखते हैं, एक एक करके आप लोग भी बताएंगे कि किसका कौन सा पेपर का कौन सा सॉल्यूशंस है। तो आप लोग एक एक करके शुरुआत करिए। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें लिखा गया है इन विच जनरेशन। अच्छा, पेपर दोनों लैंग्वेज में होगा, यानी कि आप लोगों का हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, तो आपको वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, आप लोगों के पेपर्स जो हो रहे हैं वो अभी सभी ऑफलाइन मोड में हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये सारे ऑनलाइन मोड पर हो जाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। इन विच जनरेशन टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज। इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। रियल टाइम नेटवर्क का मतलब होता है जैसे कि आप लोग स्टॉक मार्केट को एक एग्जांपल ले लीजिए। स्टॉक मार्केट में जब शेयर्स चल रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और आप अपने मोबाइल पे चेक कर रहे होते हैं, तो वो नाम मात्र नैनो सेकंड्स का डिफरेंस रहता है कुछ। बिकॉज वहां पर अगर शेयर्स की वैल्यू किसी की कम हुई तो आपके फोन पर भी उसका रिजल्ट कम दिखेगा। कभी कभार आप लोग देखते होंगे, पहले के समय पे लोग कहते थे कि जो मैच आप लोग क्रिकेट में देख रहे हैं वो मैच आपका 2 या 3 मिनट बाद आपके पास प्रसारण में आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो मैच और आपके पास जो टीवी में मैच आ रहा है उसमें कुछ ही सेकंड्स का अंतर होता है, यहां तक कि आप पता भी नहीं कर सकते, नेग्लिजिबल है। लेकिन कहीं कहीं वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि उसको 2 या 3 मिनट बाद उनके स्कोर बोर्ड में दिखाता है। तो रियल टाइम नेटवर्क वर्ड का मतलब होता है कि जो वास्तविक रूप में वहां हो रहा है, सेम उसी स्क्रीन को आप लोग यहां पर भी देख रहे हैं। तो इस ये सारी क्रांति किस जनरेशन्स में आई? तो अगर हम लोग मोटा मोटा गौर करें तो हमारे पास, अगर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर की बात की जाए, तो जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब हो गया कि कंप्यूटर की अलग अलग पीढ़ियां। तो मैं आपको थोड़ा सा इस पर बता देता हूं कि ये कैसा होती हैं, किस तरह की जनरेशन्स आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो अगर आप लोग चेक करेंगे तो पुरानी से लेकर नई जनरेशन्स तक बहुत सारे बदलाव हुए। एक स्क्रीन पर चेक कर लेते हैं। इसमें जब शुरुआती जनरेशन्स हुई, उन जनरेशन्स में आपके पास जो कंप्यूटर्स थे वो बड़े अलग टाइप के थे। आपको दिख रहा होगा कि इस समय जो फर्स्ट जनरेशन्स आई, जो पहली पीढ़ी कही गई, वो कंप्यूटर्स कुछ इस तरीके के थे। फिर धीरे धीरे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और अब हम लोग फिफ्थ जनरेशन में काम कर रहे हैं। जो पहले जनरेशन्स आई उसमें ये जो कंप्यूटर्स के पार्ट्स थे वो वैक्यूम ट्यूब पर बेस्ड थे। वैक्यूम ट्यूब्स आप लोगों ने शायद वीएससी में पढ़ी हो, डायोड, पेंटोड, टेट्रोड, वो ही सब था। फिर धीरे धीरे सेमीकंडक्टर डायोड आ गए। फिर सेमीकंडक्टर डायोड आने के बाद आईसी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और फिर वीएलएसआई आ गई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। और अब हम लोगों के पास एआई बेस्ड कंप्यूटर्स आ गए हैं। लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि जनरेशन रुक गई है,
अभी पीढ़ी आगे कंटिन्यू है, कुछ नई टेक्नोलॉजीज और आ गई, जैसे सेंसर आ गए ये सब, तो हम लोग अगली पीढ़ी में शिफ्ट कर जाएंगे। और कंप्यूटर्स अब दिन पे दिन छोटे होते चले जा रहे हैं, स्मार्ट होते चले जा रहे हैं, तो यही सब आपकी पीढ़ी है। अब अगर आप लोग गौर से देखें तो आपसे सवाल पूछा गया था कि किस जनरेशन में इस तरह के रियल टाइम नेटवर्क की शुरुआत हो गई, तो इसका सही जवाब है 4th जनरेशन में शुरुआत हो गई थी। और अभी हम लोग किस जनरेशन में हैं वास्तविक रूप से? अभी हमारी जो सही जनरेशन है वो 5th है। तो सही जवाब है 4th, बिकॉज इसमें रियल टाइम के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी चालू हो गया था, और साथ ही साथ VLSI आने से स्क्रीन छोटी हो गई थी, यानी कि वेरी लार्ज स्केल का मतलब हो गया कि हमारे कंप्यूटर्स के जो साइज था वो छोटा हो गया। अगला सवाल है जिसमें दिया गया है द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड टू द कमांड फ्रॉम। बताइए इसका। आप लोगों ने ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि कंप्यूटर के अंदर CPU रहता है, और CPU के अंतर्गत ही आपको कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं। CPUs को अगर आप लोग चेकआउट करें या CPUs को आप लोग और डिटेल में देखें तो CPU के अंदर आप लोगों को बताया जाता होगा CPU, और CPU के अंदर आप लोगों को ये बताया जाता होगा कि इसके अंदर होती है कंट्रोल यूनिट। इसी के अंतर्गत आप लोगों को होता है, CPU के अंदर होती है कंट्रोल यूनिट, CU कहते हैं, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, और साथ ही साथ मेमोरीज। ये सारी चीजें CPU का पार्ट्स हैं। तो पूछा गया है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट किस कमांड से ऑपरेट करती है, तो इसका सही जवाब है आप लोगों का, ये किसके कमांड से ऑपरेट करती है, रिस्पॉन्ड टू द कमांड कमिंग फ्रॉम, कहां से आ रहा है, तो हमारे पास कंट्रोल यूनिट से ये कमांड्स आ रहे होते हैं CU से, और वहां से ही हम लोगों को ये सारा का सारा रिस्पॉन्ड होता है। अगला है आपके सामने जिसमें आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा। बताइए किसमें सबसे ज्यादा डेटा होता है, फ्लॉपी में, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी वही CD, और हार्ड डिस्क में, मैग्नेटो ऑप्टिको डिस्क में। तो हार्ड डिस्क में सबसे ज्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। अगला सवाल है हमारे सामने द सेविंग ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन टू मेक देम अवेलेबल फॉर लेटर यूज इन अ जॉब। जहां पर हम डेटा को सेव कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस को सेव कर सकते हैं ताकि भविष्य में उसका कार्य में लाया जा सके। कहां पर? स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट जैसे फ्लॉपी, पेन ड्राइव, ये सब। 5th वाले का बताइए व्हाट इज अनदर नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? एंड यूजर सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, या ऑल। एक्चुअली इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कहते हैं, लेकिन इसका कोई जो बाकी दिख रहे हैं ये कोई स्पेसिफिक, यूं कह लीजिए कि कोई ऑथराइज नेम नहीं है, लेकिन काम वही है। जैसे एंड यूजर सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है, यूजर यानी हम लोग, तो जो हम लोग सॉफ्टवेयर जो चलाते हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं? एप्लीकेशन पे। हम लोग ऑपरेटिंग थोड़ी, ऑपरेटिंग तो मशीन के लिए बनाया गया, तो हम लोग एक तरह से एंड यूजर हैं, आखिरी अंत में जो हम लोग कार्य कर रहे हैं। यूटिलिटी भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग यूज करते हैं अपने कंप्यूटर को बेहतर करने के लिए। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक निर्धारित कार्य करता है। तो देखा जाए तो अगर नाम की बात की जाए तो इनके काम को ध्यान में रखा जाए तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर सर्व्स एज ए सॉफ्टवेयर इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड किसके साथ? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कार्य करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर का है वो सॉफ्टवेयर हमारे और किसके बीच में सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बनाता है? मेमोरीज के, हार्डवेयर के, पेरिफेरल्स, या स्क्रीन के? हमारे और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है एक पूल बनाना। आप लोगों को दोनों को कंट्रोल करने का काम हार्डवेयर को और यूजर्स के बीच में हमारे ऑपरेटिंग OS का काम होता है। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्नैप ऐप टू राइट? विंडो प्लस राइट एरो, विंडो प्लस अप डाउन, और लेफ्ट एरो। तो वो कौन सी शॉर्टकट की है? इसका है विंडो प्लस राइट एरो। राइट एरो का मतलब हो गया कि आपकी जो भी कीबोर्ड में 4 कीज होती हैं, अगर उसमें से विंडो के साथ, विंडो आइकन के साथ राइट एरो कर देंगे तो आप लोगों की जो स्क्रीन है
वो राइट में स्नैप हो जाएगी। अगला है हमारे पास which component give us या give you access to all of your computer setting and enable you to install and remove program। अगर आप लोगों को अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम्स ऐड या इंस्टॉल करना या हटाना है तो किससे करेंगे? जाहिर है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल से आप लोग कोई भी चीज, कंट्रोल पैनल खोलने के लिए विंडो आर दबाइए और यहां लिख दीजिए कंट्रोल, और जैसे ही आप कंट्रोल लिखकर ओके करेंगे तो ये खुल गया कंट्रोल पैनल। इससे आप हर चीज की सेटिंग कर सकते हैं, प्रोग्राम्स के अंदर जा जाके कौन सा प्रोग्राम हटाना है, जोड़ना है, ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये होता है आप लोगों का कंट्रोल पैनल। 9th पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें अ प्रिंटर कैन ऐड और बाय द प्रिंटर स्कैनर ऑप्शन इज, कहां पर आपका प्रिंटर इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिया रहता है? नया प्रिंटर, कंट्रोल पैनल के लिए डायनामिक डेटा एक्सचेंज, फाइल मैनेजर और ये। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आपको अपना प्रिंटर इंस्टॉल करना है तो कंट्रोल पैनल खोलिए और कंट्रोल पैनल में ही प्रिंटर को ढूंढिए। यहाँ पर पहले से जो इंस्टॉल प्रिंटर है वो सब आपको यहाँ पे दिखने लगेंगे और प्रिंटर के अंदर ही आप लोगों को ऐड न्यू प्रिंटर ऑप्शन दिख जाएगा। कहीं कहीं पे ये बाहर भी दिया रहता है, लेकिन कुल मिलाकर सही जवाब कंट्रोल पैनल ही है। ये देखिए डिवाइस एंड प्रिंटर दिया हुआ है, यहाँ पे हम जाएंगे और यहां से आप लोग अपना नया प्रिंटर ऐड कर सकते हैं। ऊपर दिया रहता है ऐड अ डिवाइस या ऐड अ प्रिंटर, तो आप लोग इस तरीके से एक नया प्रिंटर इस पे ऐड कर सकेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मेकिंग स्क्रीनशॉट ऑफ एंटायर डिस्प्ले। बताइए कौन सी है वो शॉर्टकट की जो सभी स्क्रीन, जो पूरी स्क्रीन दिख रही है उसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको सेव भी कर सकते हैं। ये जो लिखा है इसका नाम होता है प्रिंट स्क्रीन। तो ये आपके कीबोर्ड में पड़ी हुई है। तो अगर आप लोग कीबोर्ड्स में विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन बटन दबा देंगे तो आप लोग अपनी स्क्रीनशॉट जो आपका बना हुआ है, ये यानी स्क्रीनशॉट मतलब जो भी चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है उसका स्क्रीनशॉट बन जाएगा। लाइए इसको एक बार करके भी दिखा देते हैं। जैसे यही स्क्रीन है तो मैंने यहाँ विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन बटन दबा दिया और ये स्क्रीनशॉट उसने ले लिया, और अब आप लोग पेंट, वर्ड या कुछ भी चीज जो चला रहे हैं वहां पर जाइए और वो स्क्रीनशॉट उसके क्लिपबोर्ड में है और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलिए नेक्स्ट अगले 10 पर डिस्कस करते हैं।